आपको डार्क पीरियड ऑफ द डे, जब आप सो रहे हो मान लीजिए 2 बजे, तो फिर आप अपना रूम डार्क करके सो। कॉम्बिनेशन होता है तो मतलब आप सोच के देखोगे कि बंदा बैठा है कुछ पहन नहीं रखा उसने और उसका बीपी चेक हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर क्या प्रार्थना करता है भगवान से? तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपने आज खाई, आपकी कोर तक पहुंचने में उसको 40 दिन लगते हैं और प्लस रैगिंग भी देनी है। पहले तो रैगिंग हुआ करती थी। अच्छा आजकल आपकी हुई है? हाँ क्यों नहीं सुननी है मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं भाई, इंडिया के टॉप 10 में आने वाले सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता जी। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हो? प्रोफेशन अनूप कहें तो मैं 87 बैच KGMC का हूँ, तो यदि हिसाब लगाएं तो 36 साल हो गए हैं मेडिकल प्रोफेशन में। लेकिन मेरा MS 98 में हो गया था, तो जो सर्जरी है मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। 25 साल से कर रहे हो? 25 साल से। तो सर आप एक बार बताइए कि कौन से सर्जन हो, मतलब क्या क्या कैसे कैसे केस आप हैंडल करते हो जी? देखो, हमने MS जनरल सर्जरी करी है, तो जनरल सर्जरी में पहले, चूँकि उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगी है, तो यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब अलग अलग ब्रांचेज होंगे। पहले तो MS सर्जरी हुआ करती थी। तो जो सर्जरी, जनरल सर्जरी आजकल जो कर रहे हैं वो हैं लेप्रोस्कोपिक एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी स्पेशली। क्योंकि जो पहले वाला इम्प्रेशन था कि जितना बड़ा चीरा उतना बड़ा सर्जन, वो अब नहीं है। अच्छा जी। अब तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी कि होल्स के द्वारा सर्जरी, मतलब आप एब्डोमेन की कोई भी सर्जरी मिनिमल एक्सेस से कर सकते हो, आप थोरेक्स की कोई भी सर्जरी मिनिमल एक्सेस से कर सकते हो, इवन नेक की सर्जरी आप ट्रांसओरल रूट से या एक्सिलर रूट से मिनिमल एक्सेस से कर सकते हो। मोर ओवर यदि हम एनोरेक्टम की बात करें तो उसमें भी बहुत एडवांसमेंट है, तो वो भी मिनिमल एक्सेस से आजकल होती है। तो सर जैसे अब तक आपने कितनी सर्जरी कर ली होंगी, और सबसे चैलेंजेस सर्जरी कौन सी रही है? अगर कोई तजुर्बा आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो। ये बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल है भाई, तूने पूछ लिया कि अब तक सर्जरीज तो हमने मतलब हजारों हो गई हैं, मतलब हजारों की तादाद में सर्जरीज हो गई हैं। और यूजुअली जो एब्डोमेन सर्जरीज हैं स्पेसिफिकली जनरल सर्जन के पाले में वही आती हैं, या ट्रॉमा सर्जरीज जिसमें थोरेक्स भी इन्वॉल्व होता है या बॉडी का सब पार्ट, उसमें हमें एक टीम बना के करना होता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो, हम भी हों, न्यूरो सर्जन भी हों, एंड प्लास्टिक सर्जन लेटर ऑन वो भी इन्वॉल्व हो। तो चूँकि हजारों सर्जरीज हो गई हैं, और चैलेंज की जैसे आपने बात की कि चैलेंजिंग कौन सी रही, हाँ जी, तो ऑल्दो आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज, मुझे अभी भी लगता है कि हर केस एक चैलेंज है। तो मैं ये कहूँगा कि चैलेंजिंग तो हर सर्जरी है। मतलब एक चैलेंज होता है, मतलब आपको हर केस में जीतना होता है, मतलब जीतने के अलावा लगता है कि मरीज को बेस्ट मिलना चाहिए। बेस्ट मिलना चाहिए। मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँ, और यदि साथ में एक और की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, तो आओ भाई, मरीज को बेस्ट दो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके साथ और कोई होना चाहिए तो आप ऐड कराते हो, ऐसा मतलब रिस्क नहीं लेते? मैं उसे आगे रखता हूँ कि भाई तू आगे रह, आई एम देयर, मतलब वी हैव टू डिलीवर द बेस्ट टू द पेशेंट, दैट इज द एजेंडा। सर डॉक्टरों के बारे में ना एक बात बोली जाती है कि डॉक्टरों को अपने पेशेंट के साथ इमोशनली मतलब जुड़ना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे की क्या बात है सर? कि जैसे किसी भी पेशेंट के साथ ना इतना इमोशनल या भावुक ना होना चाहिए एक डॉक्टर को, तो क्या बात है सर इसके पीछे? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बारे में सर खुल के बात। नहीं, होना और ना होना दोनों ही चीज़ें हैं एप्लीकेबल इसमें। देखो, 2 चीज़ें हैं, एक होता है प्यार और एक होता है मोह। हाँ जी। तो ये आपको अटैचमेंट के साथ साथ डिटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अटैचमेंट कि यू डिलीवर द बेस्ट जी, मरीज़ को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले जी, मरीज़ के लिए आप जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। उसके बाद उसका बचना ना बचना उसकी डिजीज़ पे है, उसकी कंडीशन पे है। और भाई चूँकि आप एक अच्छे अस्पताल में काम करते हो, तो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो कि मरीज़ को बेस्ट दे सकें। तो अटैचमेंट तो हमें इसलिए रखना है कि भाई मरीज़ को सही करना है। डिटैचमेंट इसलिए रखना है कि भाई ये जो सत्य है कि जो आया है उसे जाना तो है ही। तो मतलब
आपने बेस्ट किया, उसके बाद भी नहीं बचा, तो देखिए अब उसमें तो आप वहाँ पे तो आप नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, क्योंकि सर जैसे अगर आम लोगों के बीच में बात होती है तो कहा जाता है, जैसे फिल्मों में भी दिखाया गया कि भाई कोई डॉक्टर अपने बच्चे का या अपने परिवार में किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे मरीज के साथ ज़्यादा मतलब जुड़ना ना चाहिए इमोशनली, कि कहीं वो उसके साथ मतलब उसका इलाज अच्छे से करने में थोड़ी हमदर्दी जगे। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है, मतलब डॉक्टर है तो वो काम करेंगे। तो देखो डॉक्टर जो है ना वो ह्यूमन एनाटॉमी, आज हम तो सर्जन जी, तो ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत क्लोजली हम लोगों ने देखा है, और ह्यूमन एनाटॉमी को हमसे सर्जन्स लोगों से अच्छा और कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये शरीर की जो बनावट है और जो सर्जरी है, सर्जरी इज़ बेसिकली एनाटॉमी एंड एनाटॉमी। आप अच्छे बड़े सर्जन बनते जाते हो कि इसीलिए कि आप एनाटॉमी की मास्टरी करते जाते हो। तो दैट इज़ द ब्यूटी। तो सर जैसे हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी जैसे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब होती है 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, लेकिन कहा जाता है डॉक्टर की जो जॉब होती है भाई वो पूरे 24 घंटे की होती है, मतलब हर टाइम उसकी जॉब चल रही है। अगर रात को वो सो रहे हैं तो कॉल आ गया तो एकदम उठ के ही चलना पड़ जाएगा। तो एक डॉक्टर की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसको मतलब कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि परिवार को भी टाइम देना होता है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हो। या गुड क्वेश्चन भाई। अब आप देखो ना, सर्जन या डॉक्टर दे आर ट्रेंड दैट वे कि मान लीजिए आप 12 बजे सोए और 2 बजे कॉल आ गई, तो आपको उसी एनर्जी के साथ उठना है, उसी एनर्जी के साथ विद एक्यूमेन बेस्ट ट्रीटमेंट डिलीवर करना है। उसमें ये सब नहीं चलेगा, या तो आप इस फील्ड में आओ मत। हाँ, या तो इस फील्ड में आओ मत। मतलब आपने ऑप्ट किया है डॉक्टरी, सर्जरी या सम एडवांसमेंट, तो फिर डिलीवर करने में हिचकने का कोई चक्कर नहीं है। और दूसरा ये, सपोज जो आजकल चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, हाँ जी, तो वो क्या है? मान लीजिए आप सो रहे हो, आपका भाई को कुछ हो गया 2 बजे, हाँ, तो आप उठोगे नहीं क्या? हाँ, तब भी तो आप उसको वैसे लो ना कि भाई मेरा भाई जो है बीमार है, हाँ तो उठ के आपके पे वैसे ही एनर्जी आ जाएगी। तो ये एक तरह से परिवार ही है पूरा। और मरीज के लिए डिलीवर ना करें तो फिर डॉक्टर बनने का फायदा क्या भाई? फायदा क्या है? तो चलो सर, ये बात तो आपने रख दी एक अपने प्रोफेशन की ओर है ना। अब थोड़े पर्सनल भी आते हैं। तो जैसे भाई मैं भी शादीशुदा हूँ, हम भी काम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम काम को दे दिया, तो घर में एक लड़ाई चलती है हल्की सी। शायद भाभी जी देख रही होंगी तो समझ जाएंगी। तो कभी भाभी जी की ओर से ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया है कि मतलब हमें भी टाइम चाहिए आपकी लाइफ का, हमें भी मतलब आपके साथ पल बिताने हैं, हमें भी? बिल्कुल आता ही है भाई। लेडी फैक्टर तो भाई, अनु भाई तुम भी शादीशुदा हो और जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए यही है। देखो ये इसमें बैलेंस बिठाना आपके हाथ में है जी। और अगला यदि परेशान है, आपका ज़्यादातर टाइम आपके मरीजों में जा रहा है या मरीज़ की कॉल्स अटेंड करने में जा रहा है या उनको ट्रीटमेंट बताने में जा रहा है, जो भी, पर आपको वहाँ बैलेंस बिठाना है। वो बैलेंस आपको बिठाना आना चाहिए या समय के साथ साथ आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो उसमें तो हर बंदा अलग है, हाँ। हर वाइफ अलग है, हाँ जी। हर बंदा अलग है, हर वाइफ अलग है, हर वाइफ अलग है। तो आपको वहीं आपको ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। ठीक है सर। लकीली माई वाइफ इज ए डॉक्टर। वो कुछ हद तक वो चीज़ मेरी सॉल्व हो जाती है क्योंकि सेम प्रोफेशन वो रेडियोलॉजी में है जी। तो वो समझती हैं इस बात को कि हाँ भाई सर्जन है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि तो आपके फ़ोन, मतलब आपके फ़ोन ही फ़ोन होते हैं। हाँ, तो आई थिंक बैलेंस बिठाना जरूरी है। तो भाई अब ना जैसे कि घर में जैसे कोई फंक्शन चल रहा हो या कहीं घूमने का प्लान बन गया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो जब इमरजेंसी कोई कॉल आ गई हो कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ तो वो भाई शेयर करो। अब तक तो ये बातों में हुआ, तो अब हमें किस्सा चाहिए सर, बिल्कुल, कि भाई हमारा वहाँ घूमने का प्लान था और वहाँ से कॉल आई। तो सर कोई, मैं बिल्कुल रेडी हूँ किस्सा सुनने के लिए सर, मजा आ जाएंगे मुझे तो। अच्छा देखो भाई, होता क्या है कि यूजुअली आपकी लाइफ में आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हैं। जैसे एक किस्सा मुझे याद आता है कि हम तैयार हुए और सब भाई तैयार व्यार हुए, आपको हेल्प भी करनी होती है तैयार होने में और तैयार करवाने में। तो आप हो गए तो फ़ोन आ गया, तो फिर उस समय ये सिचुएशन होती है कि भाई जो गाड़ी है मैडम को लेके जाओ, मैडम को, और मैं जो है ऑटो लेके या जैसे भी मैं जाके मरीज़ को अटेंड करके मैं वहीं वेन्यू पे पहुंच जाऊंगा।
तो 1-2 बार तो ऐसे हुआ कि भाई आप पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ, ऑल्दो मैं थोड़ा लेट ही रहा जी। जब शादी खत्म होने लगी तो पर क्या करें अनु भाई, मतलब प्रायोरिटी तो उस लाइफ को देनी पड़ेगी जी हैं, और ये फैमिली वाले समझते भी हैं। हाँ, और हर एक की अपनी आदत है। मेरी आदत है कि भाई डॉक्टर बने हो, जान बचाने वाले बने हो, देखो भगवान तो नहीं बन सकते आप, उसका जरिया तो बन सकते हैं एक अच्छा बन सकते हैं, तो वही कोशिश रहती है। ऐसी कई सिचुएशंस हैं अनु भाई। अच्छा तुम तो बड़े उससे बैठे हो कि भाई मैं कुछ ऐसा कुछ बताऊंगा, हाँ, मतलब कुछ लठ निकले होंगे टाइप से हैं कि तुम्हारी भाभी ने ना ऐसी सिचुएशन देखो, यदि लाइफ में प्यार से करा जाए ना, सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, सारी चीज सॉल्व हो जाती है अगर प्यार से समझाया जाए, प्यार से समझाया जाए, अंडरस्टैंडिंग समय अच्छी दिया हो तो जाए, हाँ। और किसी को तैयार होने में और ज़्यादा समय दे दिया जाए तो टाइप से ना, तो ठीक है। तो भाई अब आते हैं थोड़ा ना चमत्कार के ऊपर। हर इंसान अपने काम को बेस्ट करता है भाई, है ना, पूरा उसमें 100% करने की कोशिश करता है। क्या कभी कोई ऐसा केस है जिसमें आपने अपना पूरा 100% दिया हो और पेशेंट की तबीयत खराब हो और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो गया हो कि भाई ये तो कुछ गलत रास्ते पे केस जा रहा है, और तब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो कि एकदम सारी चीजें ठीक होती चलेगी भाई? देखो अभी ये जो करंट सिनेरियो है, आजकल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं जी, उसमें चीज़ों को ना काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गई हैं जी, आप पहले सारे टेस्ट करते हो, जी, फिर सर्जरी करते हो। इलेक्टिव सर्जरी वो नहीं रही कि पेशेंट आया और आपने उसको ओटी में ले गए। इलेक्टिव सर्जरी मतलब पेशेंट आया, उसके सारे टेस्ट हुए, उसके बाद उसकी फिटनेस हुई, एनेस्थीसिया वालों ने ग्रीन सिग्नल दिया और फिर हमारा नंबर आता है। क्योंकि सर्जरी देखो हमारे प्रोफेसर यही बोलते थे कि 5 साल बाद सारे सर्जन अच्छे हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। तो होता क्या है कि आप चीज़ों को प्रेडिक्टेबल बनाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है ये तो बहुत सिंपल वो निकलने वाला है सर्जरी, पर आप अंदर जाते हो तो उसमें आपके पसीने निकल जाते हैं। वहाँ इम्पॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस, वहाँ होता है आप कितने, आपकी जो फाउंडेशन ले आपने करी है, आपने कितना पसीना बहाया है अपने एमएस के दौरान, आपने कितना आपका उसको कंट्रीब्यूशन है, आपने कितने क्या कहें उसको कि क्या आपने छोड़ा है उसको पाने के लिए, वहाँ वो चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स इन दोज केसेस जहाँ आपको लगता है कि बहुत सिंपल निकलने वाला है, लेकिन आपके पसीने निकलते हैं जब आप अंदर जाते हैं। बट यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट। तो सर कोई मतलब कोई किस्सा ऐसा बताओ अगर याद हो किसी केस का जो मतलब आपको लगा हो कि भाई ये तो भगवान का चमत्कार ही हो गया। मतलब मेरे इनिशियल फेजेस थे अनूप भाई, जब मैंने सर्जरी शुरू की थी, इट वाज इन सोनीपत। इनिशियली आई वेंट टू पानीपत, सोनीपत, देन रोमिंग सर्जरीज फ्रॉम पानीपत टू नरेला। तो एक बाबा थे, उनका सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी थी, और पहले गॉल ब्लैडर सर्जरी जो है ओपन हुआ करती थी ज़्यादातर। भाई चीरा लगाया, आपने अंदर देखा, आपने सर्जरी की, मैंने देखा कि एक डक्ट होती है सीबीडी, वो कट गई। अच्छा, तो वो मुझे पता भी चल गई कि अच्छा भाई वो कट गई है। तो भाई जिस जगह मैं सर्जरी कर रहा था वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ओके। तो मैंने जितनी भी वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी उसके अनुसार उस सीबीडी को रिपेयर किया, और जो भी बेस्ट उसमें स्टेंटिंग करके उसको सील दिया, उसमें ड्रेन छोड़ दिया, और 2 दिन बाद मुझे जाना था अमृतसर। अच्छा जी। तो मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, कलीग है, मैंने उसको बोल के कि भाई तू इसको पोस्ट ऑप तो देख लेना। तो हुआ, देखिए सर्जरी मैंने सीखी, सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होते ही हैं, वो हुआ, उसको मैंने वहीं एड्रेस किया, और यही मान के कि वो ठीक हो जाएंगे, मैं अमृतसर चला गया जी। और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल आपने देखा जी हाँ। तो वहाँ मतलब सारे रास्ते मेरे उसमें दिमाग में, जहन में यही दुआ रही कि वो बाबा ठीक हो जाए, और वो ठीक हो गए। ठीक हो गए मतलब चमत्कार ही है भाई। हाँ, मतलब देखो दवा के बाद दुआ का अपना वैल्यू है, वो दुआ किसी भी फॉर्म में हो। तो हम भी जब सर्जरी करने जाते हैं, इन एवरी सर्जरी वी प्रे जी। हम जब हाथ वॉश करते हैं तो उसमें हम वही भक्ति को याद करते हैं कि भाई 9 तरह की भक्ति होती है जी अपनी। हाँ, तो उसको याद करते हैं और यही मनाते हैं कि इस पेशेंट का बेस्ट हो जाए, बेस्ट हो जाए। तो यदि इंटेंशन राइट है, आपका स्किल राइट है,
तो फिर अच्छा होता ही है। तो सर जैसे एक डॉक्टर की लाइफ बड़ी डिसिप्लिन वाली होती है जी, है ना, कि टाइम से उठना, फिर हॉस्पिटल पहुंचना, वहाँ का देखना, घर का देखना, परिवार को भी टाइम देना। तो अब आते हैं सर शौक के ऊपर। हर इंसान के शौक होते हैं, जैसे सर मेरा गाड़ी का शौक हो गया या फिर कहीं घूमने का हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ सर आपके शौक क्या हैं जी? हाँ, अरे शौक देखो शौक तो हाँ बचपन से ही होते हैं। तो बचपन से ही बचपन से यदि मैं पूरा एनालाइज करूं तो शौक जी, सबसे पहला शौक मेरा है बड़ों का आदर करने का, सबसे पहला। दूसरा है कि चीज़ों को बांट के खाने का। बांट के खाने का। हाँ, मतलब जब भी वो घर में बच्चे होते थे 15-20, मान लीजिए लीची आई तो सबको बांटती जाती थी। तो मैं, मेरे पास मान लीजिए 5 आई जी, तो मैं फिर भी पूछता था कि हाँ भाई तुझे और चाहिए क्या? तब मैं खाता था। ओके। और तीसरा शौक, मतलब और शौक में यदि मैं एनालाइज करूं तो मेरा खेलने का। आई लव टू प्ले, मतलब लाइक राइट नाउ अभी तो बैडमिंटन मैं खेलता हूं। पहले स्पोर्ट्स में, लाइक यदि मैं डॉक्टर नहीं बना होता तो मैं कहीं स्पोर्ट्स पर्सन रहा होता। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन खा गया। मेरा एक ये था क्वेश्चन, अगर डॉक्टर आलोक गुप्ता जी डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो स्पोर्ट्स पर्सन होते। कौन से गेम में होते सर? 1984 की बात है ना, जब इंदिरा गांधी जी हाँ जी, गई हाँ थी, जी, हाँ हाँ हाँ। उस समय मेरा बैडमिंटन में सिलेक्शन हुआ था। बैडमिंटन हो में गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने क्रॉस कर लिया था जी। और आगे जाना था। तो फिर वो मुझे भेजा नहीं गया कि भाई दंगे पंगे हैं, ये है वो है, तो वो या इवेंट ही कैंसिल हो गई थी। अच्छा। तो पर लकीली बैडमिंटन का जो मेरा शौक है वो आज तक भी है, टचवुड। अच्छा, तो खेलेंगे सर, मैं भी खेलता हूँ, एक दिन खेलेंगे जी। तो बैडमिंटन का पहला रैकेट हमारे चाचा जी ने लाके दिया, जो हमने सालों चलाया, फिर हमने अपनी साली जी को दे दिया, अच्छा अब आप खेल लो इससे। तो बैडमिंटन का शौक है और उसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं कि आपको बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है, लेकिन बैडमिंटन का शौक है। आई लव प्लेइंग। तो सर अब इसके अलावा जैसे और कोई शौक, जैसे घूमने का, फिरने का, कपड़ों का, गाड़ी का, या कोई ऐसा शौक और? क्योंकि शौक तो कभी भी जाग सकते हैं जी, है ना? yes. हाँ, मतलब शौक है, शौक इस तरह का है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली है बेसिकली। उसमें हुआ क्या था कि इंजीनियर लोग थे और हम पे थोपा गया कि भाई ये पढ़ने में ठीक ठाक है लड़का, इसे डॉक्टर बनाओ। जबकि हम मैथ्स में अच्छे थे, हमें मैथ्स में 98, 99, 100 आया करते थे। और बायोलॉजी में वही 70, 75, 80। पर हम पे थोप दी गई डॉक्टरी कि MBBS का इसको तो डॉक्टर ही बनाना है, क्योंकि और सब लोग इंजीनियर थे जी। तो दे आर फ्रॉम IIT एंड IIM अहमदाबाद वगैरह। तो थोपी गई ये चीज़। आज मैं यदि देखूं अनु भाई, हाँ जी, तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं डॉक्टर बना, है ना। अब बात तो तुम शौक की कर रहे थे। हाँ जी, शौक से, लेकिन सही मुद्दे पे गई बात हुई। ठीक है जी। तो होता क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाचा लोग हैं, वो बाहर रहते थे, एक ऑस्ट्रेलिया या US या वो जो चीज़ें लाते थे हम उसको बहुत शौक से पहनते थे। मतलब हमें कपड़ों का शौक यदि कुछ है जी, तो या तो उनके पहने भी हूँ, हमें नए की कोई बनी थी। हाँ, मतलब उनकी लाई हुई कोई भी चीज़, कोई भी उसको पहनने का हमें शौक था या क्या है। इवन अभी भी मैं कोई भी चीज़ खरीदूं, महंगी से महंगी भी जी, है ना, तो लेकिन वो चीज़ यदि वो चाचा लोग दें या बड़े लोग दें या मेरा भाई गया है बाहर से लाके मुझे दे, तो आई विल प्रेफर दैट रादर देन बाइंग माई सेल्फ। तो वो शौक है। बढ़िया। और तो शौक बस खुश रहने का शौक है। ठीक है, कहीं आप कुछ बातें दबा तो ना गए कि भाभी जी भी देख रही होंगी? नहीं, आई डोंट थिंक। वो वी आर एक्चुअली, मतलब भाभी तो बाद में बनी, पहले हमारी बेसिकली लव मैरिज है भाई। बस, तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई ये तो वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स नाउ। मतलब बेसिकली देखो, रोल रिवर्सल हमेशा होता है जी, कि आपकी वाइफ आपकी एक अच्छी दोस्त है या आपके हस्बैंड आपका एक अच्छा दोस्त है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो एक स्टेज ऐसी भी थी मेरी लाइफ में जी, कि वैसे तो भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हुए हैं जी,
लेकिन एक स्टेज ये भी थी कि सारिका भी स्टडी कर रही थी, तो मैं 2 की जगह 3 बच्चे पढ़ा रहा था एक साथ। अच्छा। तो शी हैज़ डन MBBS फ्रॉम KGMC, लेकिन MD उसने अभी किया है आफ्टर जब बच्चे मतलब एक ग्रेजुएशन में था और एक ग्रेजुएट हो चुका था, तो शी डिड हर MD। तो अब आप तो एक क्वेश्चन भाई मेरे दिमाग में आ गया, तो भाभी जी तो पहली बार कहाँ मिले, और थोड़ी ये लव स्टोरी के बारे में भाई जानना है मुझे। ओके हाँ। देखो MBBS में मैं लखनऊ गया, खतौली से ना कुछ ही लोग लखनऊ सेलेक्ट हुए हैं जी। तो मेरे से पहले 10 साल पहले एक और फैमिली है, उनके बेटे गए थे और मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे देख चूँकि हिंदी मीडियम के हम हैं। अच्छा जी। और वहाँ तो मामला अंग्रेजी में था सारा। लेकिन भाई पढ़ने में अच्छे हो तो फिर आप हाँ, cope हिंदी कर इंग्लिश लेते मीडियम हो। हाँ मायने ना रखती जी फिर तो अब शुरू का जो MBBS वाला जो पीरियड होता है उसमें आपको भाई हर चीज़ में बैलेंस बिठाना होता है। भाई आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, आप एक अच्छे स्टूडेंट भी आपको बनना है, आपको भाई अच्छे दोस्त भी बनना है, क्योंकि वहाँ रैगिंग भी होनी है, आपको हॉस्टल लाइफ में भी जाना है, तो वहाँ एक बैलेंस बिठाना है जी। तो बात फरवरी 92 की है। हाँ जी। तो 87 में सेलेक्ट हुआ था जी। और हमारा बैच है ट्रेंड सेटर कहते हैं उसको भाई, अमेजिंग ट्रेंड सेटर है वो, उसमें मतलब हर पीस ना नायाब है। अच्छा। मतलब उस बैच के सारे लोग हाँ जी एक से एक हैं, काबिल हैं। काबिल हैं, भले ही मतलब मान लीजिए 200-250 का बैच होता है लखनऊ का, तो उसमें जो टॉपर भी नहीं है ना, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब जो टॉपर है उसकी प्रैक्टिस चाहे उतनी अच्छी ना चल रही हो जो नीचे वाले होंगे। और ऐसा बैच है कि उसमें मान लीजिए कि मैंने किसी से कहा भाई ये काम करना है, तो ये नहीं पूछते क्यों करना है, क्या करना है, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ चलना है, हाँ जी पहुँच जाएंगे। तो वो ऐसा बैच है। तो 87 में मैं सेलेक्ट हुआ, 92 की बात है, वहाँ पे ना एक मेडिफेस्ट होता था, मतलब एक एनुअल फंक्शन हुआ करता था जो बंद था जी। और वो हमने फिर से रिजुविनेट करा। ओके। और 10 फरवरी 92 याद है मुझे अभी भी, मेरा स्कूटर था नीले रंग का। हाँ जी। हाँ जी। और हमने कार्ड वार्ड लिया, पहले तो वहाँ जाते थे दुकान पे और कार्ड सेलेक्ट होता था। अब कार्ड लेने के बाद भी हम उसमें अपने हाथों से उसमें कारीगरी करा करते थे, ये नहीं कि हाथ कार्ड लिया नाम लिखा और पकड़ा दिया। तो वो पुरानी आदत है मेरी। अच्छा। और हमने वो इवेंट कराया, उसका नाम था थ्रिल 92 जी। उसमें अलग अलग इवेंट्स थी, उसमें स्पोर्ट्स की थी, क्रिकेट थी, एक था आर्ट्स की। तो आर्ट्स का जिम्मेदारी आलू गुप्ता के पास थी। और उसमें कई सारे वो थे कि भाई आपने कोलाज बनाना है, आपने करेक्टर असैसिनेशन करना है। तो उस दौरान मैंने डॉक्टर सारिका को देखा और वो कार्ड मैंने उसे राजपथ कहते थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने एक रोड होती है जी। तो वहाँ जाके उनको पकड़ा दिया। तो आई वी स्टार्ट 92 10 फरवरी और शादी हमारी हुई 96 में 96 में। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे मतलब आपकी लाइफ बहुत प्यारी है, अगर सुनने में मज़ा आ रहा है ना, लव स्टोरी भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। तो सर जो आपकी पहली लाइफ की जो पहली इनकम थी इस लाइन तक, तो सर उसका आपने क्या किया, कहीं इन्वेस्ट करी या फिर जो भी है सर उसके बारे में पता करना चाहते हैं। जो लाइफ की पहली इनकम रही है उसका सर क्या किया? ओके दैट्स इट। अच्छा, इंटर्नशिप में पैसे मिलने लगते हैं डॉक्टर को एक। अच्छा जी। तो हमें इंटर्नशिप में 93 में 1600 रुपये मिले थे। तो अच्छा जी। और अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं है उसका, पर मैंने बाबा जी के लिए कुछ लिया था उसमें ना 1600 में से जी। हाँ। और प्लस भाई 93 में वो 92 वाला मामला शुरू हो चुका था, तो सारिका के लिए एक पेन लिया था जिसमें वो स्टैम्प होता है, वो निकलता है और वो यू कैन पुट दैट स्टैम्प ऑन, मतलब पेन लिखता भी है और उसमें एक स्टैम्प। तो ऐसा कोई मतलब दिमाग में कभी ना तो घर से प्रेशर था कि मैं कमा के, कोई कमी घर पे, मतलब सब भगवान का दिया सब कुछ है कि अच्छा भाई मैं पहली इनकम आए तो मैं किसी के लिए कुछ लूँ। पर
दिमाग में मतलब ऐसा सर मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर हम लाइफ में पूरा 1 महीना दे दिया, कहीं दे टाइम दिया, तो अगर उससे कुछ पैसे आए तो मन करता है कि इन पैसों का मतलब हम क्या करें। खुशी होती है कि भाई माँ बाप के लिए कुछ ले लिया या फिर वाइफ के लिए ले लिया, कहीं मन करता है उन्हें खर्च करने के लिए कि पूरे महीने की मेहनत है हमारी तो हम बिल्कुल बिल्कुल है वो जो है जज्बा ना, वो शायद जिंदगी भर जिंदा रहना चाहिए कि बड़ों के लिए कुछ करें, बड़ों के लिए करें, छोटों के लिए करें, साथ वालों को करें, मतलब किसी भी फॉर्म में करें, किसी वो पैसा हो चाहे टाइम हो, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो। हाँ जरूरी ना वो पैसा ही हो, इंसान का टाइम भी जरूरी है। टाइम भी हो सकता है, स्किल भी हो सकता है, और आप मन से किसी का अच्छा कर सकते हो, मतलब सो मेनी वेज। दिनों के बाद ये मौका मिला कि है, हाँ बहुत दिनों के बाद। पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि अनूप का ये भी टैलेंट है। वो मुझे बताया किसी ने कि अच्छा भाई ये तो वो है यूट्यूबर। यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर तो यार बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये तो हीरो है। अरे मतलब बेसिकली आप इससे ना बहुत सारी फैमिलीज टच करते हो। हाँ भाई, और अपने मन की बात और अच्छी बातें ना, मैं बताता हूँ भाई, मैं डिप्रेशन का भी शिकार रह चुका जी। मैं मतलब एक टाइम में ये था, मैं डिप्रेशन का भी शिकार रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस लाइन में आ गया कि मैं खुद भी खुश रहूंगा और लोगों को भी खुश रखूंगा। हाँ, अगर मेरी वजह से अगर कुछ लोग हंसते हैं तो मुझे मजा भी आएगा, और मुझे पता चला इस चीज़ से पैसा भी आएगा, तो मैं कूद गया पूरे तरीके। चलो सर, अगर ये डिप्रेशन की बात आ गई तो हालांकि क्वेश्चन तो ना बनता, लेकिन फिर भी पूछता हूँ, लाइफ में सर कभी भी आप डिमोटिवेट हुए हो? डिमोटिवेट कभी लाइफ में? डीमोटिवेट, हाँ यार फेजेस हैं, बिल्कुल हैं, है जी, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बच्चे भाई आप पढ़ाई में अच्छे होते हो, 12th के बाद आपने उसका MBBS का CPMT दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ पहली बार में। अच्छा, पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ जी। तो भाई एक अच्छा स्टूडेंट जो जिससे आप लोगों को उम्मीद हो कि भाई ये तो कर लेगा जी, तो हम भी उसमें इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कहेंगे, हम उस तरह के भी नहीं थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत मतलब बेसिकली वो कहते हैं ना कि हर सेल रोई हो जैसे। हाँ जी, कि भाई यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। पर वही है कि आप लगे रहो टाइप से, या भाई आपका रुझान मैथमेटिक्स की तरफ हो, फिर बायोलॉजी को आपको अच्छे से ग्रिप में लाना हो, तो ये हो। अभी मैं रिट्रोस्पेक्ट में ये बात बता रहा हूँ, पर उस समय तो भाई टूट गए थे। हाँ कि ऐसा हो गया कि ये कैसे हो गया यार, हाँ, तो मेहनत करी फिर ये है कि फिर मेहनत का भी ये था कि भाई आपको कोचिंग भी करनी है, और CPMT क्रैक करने का अलग फंडा है जी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने का अलग चीज़ होती है। तो नहीं हुआ वो, बिल्कुल वो रहा। फिर अगले साल मतलब पूरी कोचिंग वोचिंग करके भाई सिलेक्शन हुआ, तो फिर बाद में आप वहाँ पहुँचते हो, तब तो आप बहुत बड़े तोप समझते हो आप। हाँ जी। जब MBBS में वहाँ पहुँचते हो तो देखते हो वहाँ तो 250 हैं आपके जैसे। हाँ, जैसे हमें ऐसे और 250 लोग हैं। 250 हैं, और एक से एक तोप हैं, एक से एक तोप, एक से एक सुंदर, एक से एक बेहतरीन, टैलेंटेड, मतलब वंडरफुल पर्सन्स वो हैं। आपको इनसे फिर उनके अंदर अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, और प्लस रैगिंग भी देनी है। पहले तो रैगिंग हुआ करती थी। अच्छा, आजकल आपकी हुई है? हाँ, क्यों नहीं सुननी है मुझे। तो बस वहाँ पहुँचे तो पहले तो भाई सेलेक्ट हुए तो डॉक्टर हो गया पहले। हाँ जी। पर हवाई जहाज जो आपका ऊपर उड़ रहा होता है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाके लैंड कराया जाता है कि बेटा तुम्हारी औकात कुछ है नहीं, अभी हिसाब से रहो, अब जरा हिसाब से रहो। तो फिर वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर तो अब तो जैसे रैगिंग वगैरह सब कुछ बैन है, कुछ हो ही नहीं सकता जी कॉलेज वॉलेज में। आजकल तो एंटी रैगिंग स्क्वाड है। हाँ जी। और वो एक तरह से अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। नहीं भी है। तो वो जो क्लोज नेट फैमिली, सीनियर के साथ आपके जो इंटरेक्शन, पॉजिटिव रैगिंग जो पहले होती थी, वो चीज़ें लैकिंग है। वो आपकी कैसी हुई है जी? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुई हैं। तो शेयर करो ना हमारे साथ जी, क्या कराया था आपने जी? अच्छा देखो, जब सिलेक्शन होता है तो आपका मेडिकल होता है सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और आपको एक कमरे में जाना पड़ता है जी। तो भाई हम भी लाइन में लगे हुए थे। हाँ। तो उस पे हरा सा पर्दा लगा हुआ था, और लोग अंदर जा ही रहे थे जी। हम अंदर गए, हमने देखा सब बिल्कुल वस्त्रीन खड़े हैं आगे लाइन में। हम वापस आ गए सब नंगे खड़े हैं। हाँ जी। तो मैं वापस आ गया। हाँ। तो प्रोफेसर साहब अंदर से बोले, डॉक्टर पांड्या होते थे, इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेड वेरी रिनाउंड मेडिसिन हेड थे जी।
तो उन्होंने कहा बेटा बेटा आ जाओ, यहीं आना है आपको भी। तो मतलब मैं जो आदमी पब्लिकली कभी इस तरह से ना हुआ और उससे कहो कि वो उतारो और चलो वहाँ पे, हाँ तो फर्क पड़ता। तो वहीं से शुरू हो गया काम। तो पसीने आ गए। हाँ, अब बस जब सब कर ही रहे थे सारे, तो आप भी उसी लाइन में लग गए। तो भाई मेडिकल में आपका बीपी, आपका हार्ट रेट, आपका सारा एग्जामिनेशन होता है, तो मतलब आप सोच के देखोगे कि बंदा बैठा है कोई कुछ पहन नहीं रखा उसने और उसका बीपी चेक हो रहा है। तो मतलब वो बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आपका जो है हवाई जहाज वहीं लैंड हो गया, वहीं पता चल जाता है कि कुछ ना बस पढ़ने आए हम। हाँ, पढ़ने आए हो। तो सर मतलब इतनी शर्म भी ना आती, अगर हम नंगे हों तो ज्यादा होगी, जब सभी नंगे तो फिर क्या शर्म। वही बात है कि सभी आदिवासी हों तो नहीं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रैगिंग में आपकी यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, जब आपका ग्रुप में आपकी रैगिंग हो रही है तो आप एक दूसरे का सपोर्ट भी ज़्यादा करते हो, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हो। तो रैगिंग एक्चुअली इंक्रीजेज योर यूनिटी ऑफ द ग्रुप, वो मैंने ऑब्जर्व किया। प्लस जो सीनियर आपकी रैगिंग कर रहा है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, जिम्मेदारी पूरी लेता था। मतलब बुक पहले तो, अब तो ये कंपटीशन हो गया है, पहले सीनियर अपनी बुक्स दे देते थे जूनियर्स को, सारी बुक्स कि बच्चा अब तू पढ़। और या बच्चा मान लीजिए एग्जाम देने नहीं जा रहा है बाहर, तो पकड़ के उसको एग्जाम के अंदर धक्का देना एग्जामिनेशन हॉल में, वो सारी चीज़ें करते। ओके। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, फार्मेकोलॉजी का मेरा एग्ज़ाम था, सब अच्छी तैयारी थी, सब कुछ बढ़िया था, पर एग्ज़ाम वाले दिन मैं फैल गया, मैं नहीं जा सकता, मैं तैयारी नहीं है। तो मेरी सीनियर हैं, मतलब दीदी कहते हैं उनको। तो बेसिकली मेरे साथ का ये लड़का है सुबोध, उसकी है पूनम दीदी जी, उनके बड़े भैया डॉक्टर प्रमोद एम्स में हैं। तो वो पकड़ के लिटरली मुझे ले गई एग्जामिनेशन हॉल में धक्का कि एग्ज़ाम जरूर देना है। हाँ, आई क्लियर्ड बिकॉज पढ़ा तो था ही, हमारे नोट्स अच्छे होते थे, लोग बोरो करते थे। तो पर वही है कि एग्ज़ाम का जो फोबिया है उस समय हमारे सिर से ऊपर था। तो बट वहाँ है सीनियर का पहचान। तो प्लस भाई लखनऊ में तो ये होता था कि मान लीजिए हम गए कहीं रेस्टोरेंट में, अब बॉस खा रहा है अलग से बैठा हुआ, तो हम खाए और बॉस को सलाम किया, हाँ, और चले गए। वो पैसे वैसे सब बॉस ने देने थे। हाँ, तो हाँ जाओ मैं अपना आप देख लूँगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सीनियरिटी एंड जूनियर। लेकिन ये तो एक सर अच्छा तरीका था मतलब रैगिंग का, लेकिन टाइम बदलता चला गया, लोगों की सोच बदलती चली, उसका गलत मतलब निकाल लिया रैगिंग का कि भाई फिर किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना, वो टाइम के अनुसार सर चीज़ें बड़ा अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था अनु भाई कि किसी भी युद्ध से बाद ना रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रैगिंग एक तरह का युद्ध समझो, जो कि एक बच्चे के दिमाग में होता है, लेकिन उसके बाद उसको प्यार करना इज सीनियर जॉब, बहुत जरूरी। क्योंकि हमने जब हम थे तो एंटी रैगिंग स्क्वाड में भी हम भी थे। अच्छा, मतलब वो टाइम के अनुसार जब सीनियर हो गए तो हम एंटी रैगिंग स्क्वाड में आ गए। तो हमारे बॉस थे, वो सामने देख लिया रैगिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा पकड़ो साहब, हम भागे उनके पीछे। हम भागे, तेज भागे, और फिर सामने पहुंचे, एक जगह कूदना था, तो हमने कहा भाई कूद जा। हमने उसे कूदा दिया और वापस आ गया, सर भाग गया। तो भाग गया, हाँ, मतलब खुद इशारा कर दिया, भाग जा। तो ये है। क्या लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई मरीज अपना मतलब सर्जरी कराने आ गया या इलाज कराने आ गया, और जब डिस्चार्ज होने का टाइम हुआ तो उसके पास पैसे ना हुए, कुछ ऐसा केस है आपकी नॉलेज में लाइफ में कभी? केस नहीं, कई बार होता है मानो भाई, ये काफ़ी कॉमन है। अब हम तो भाई जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग भाई कैश वाले होते हैं जो जिनका इंश्योरेंस नहीं होता है जी, या इंश्योरेंस नहीं आया जी, तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन ज़रूर आती है कि उस पे पैसे ही ना होते, उस पे पैसे कम हैं, वो रिक्वेस्ट करता है कि कम हो। तो हम अपने लेवल पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई हमारा अस्पताल तो है नहीं, अस्पताल चलाने के अपने खर्चे हैं, वो बंदा कर रहा है तो भाई आप उस पर भी लोड नहीं डाल सकते जी। यू हैव टू सी बोथ वेज। पर मरीज़ का जहाँ तक सवाल है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा भैया इसका ऐसा है, या ओटी में हम कह देते हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना लगाओ, या जो मेरे पास सैंपल की आईवी होती है मैं उसमें से लगा देते हो यदि इसीलिए जैसे इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि बाद में वो लोग आते हैं तो भाई कंसल्टेशन उन्हें ना देनी पड़े। तो एक
मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम क्लिनिक पे दिखा लो, तो क्लिनिक पे, हाँ, तो कि भाई पोस्ट ऑप आके आप क्लिनिक में दिखा लो, तो मैं क्लिनिक पे उनसे चार्जेस कम ले लेता हूँ। अच्छा, आपके अपने क्लिनिक पे? हाँ जी। तो किस नाम से है सर वो? अच्छा, आशारिका करके एक कोई हम सीरियल देख रहे थे, उसमें किसी लड़की का नाम था आशारिका। अच्छा। तो हमने देखा भाई इसमें तो सारिका भी आ रहा है और आलोक भी आ रहा है। अच्छा। तो हमने कहा चलो यही नाम रख देते हैं। तो एक एमरल्ड हिल्स में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे एक क्लिनिक हमने शुरू किया है। इसीलिए किया है कि भाई वहाँ पे तो अपनी चलेगी, अपनी चलेगी कि अच्छा भाई किसी पे पैसे नहीं है, आ जाओ भाई, तो भाई ठीक। बेसिकली वी आर ट्रेंड दैट वे जी और हमारे बाबा जी का हमेशा ये कहना था कि मरीज़ तेरे पास आ जाए जी, तो उसका इलाज होना चाहिए, होना चाहिए, उस पर पैसे हैं या नहीं है। या नहीं। तो ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ और पूरी शिद्दत से करता हूँ जी। इसीलिए एक संस्था भी है, सत्य साई संस्था है, वो लोग सर्जरी हम लोग उनमें से कराते हैं, करा लेते हैं। वो उसमें कुछ भी चार्ज मैं सर्जरी का नहीं करता हूँ। ओके। मतलब जो उनके खर्चे होते हैं वो अपने डोनेशन से करते हाँ हैं, जी। या फिर कुछ मरीज जो वेल ऑफ हैं जो दे सकते हैं कुछ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा भाई आप पे 20,000 हैं जी, 20,000 संस्था को दे दो। संस्था को दे दो। तो वो फ्री सर्जरीज का एक पोर्टल मेरे पास है बहुत कि अच्छा भाई जी। मैं वो कर। तो सर अब हम आते हैं जैसे कि एक जो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं हूँ सर, मैं भगवान के सामने प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे कामयाब बनाओ, या कोई मैंने वीडियो बनाई तो भगवान एक बार चला दे, मिलियन में कर दे, मतलब एक होती है। तो हर इंसान भगवान से सुबह उठ के प्रार्थना करता है। एक दुकान वाला ये प्रार्थना करता है उसकी दुकान पे ज़्यादा ग्राहक आएँ। और मैं जानना चाहता हूँ एक डॉक्टर क्या प्रार्थना करता है भगवान से? देखो डॉक्टरी दुकान नहीं है, सबसे पहली तो बात यह है जी। कि ग्राहक तो हम समझते ही नहीं, वो तो मरीज़ है जी। बेचारा, वैसे ही कष्ट में है। जी तो हम तो यही दुआ करते हैं जिसको हाथ लग जाए जी, वो ठीक हो जाए, ये दुआ होती है सबसे पहली भगवान से कि भाई बस यही दुआ होती है कि भाई मतलब मरीज ना दे, पर जो दे वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ, तो ये है दुआ। बाकी पैसे तो मतलब आई थिंक आ ही जाएंगे, वो तो देखो लक्ष्मी जी की कृपा, उनका मन है, वो आए तो तो सर कोई भी आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कोई लाइफ का कोई मज़ेदार किस्सा, या कॉलेज वॉलेज में कोई लड़ाई वड़ाई कर दी हो कभी? देखो अपनी उम्र में तो सर होता ही है, सारा सब कुछ होता है। तो सर कोई भी किस्सा जो शेयर करना चाह रहे हो? ओके भाई, हमारा MBBS वाला बैच, जी, उसमें जो एक लड़का था विशाल करके, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बैठा था, कहीं लखनऊ में। विशाल का घर तो खराब ना हो जाएगा सर हमारे पॉडकास्ट के बाद? विशाल आगे नहीं बोला, आगे नहीं, हाँ पूरा नाम ना लिया, ठीक है। तो वो वहाँ पे कुछ लोग आप उसका नाम बदल के अनूप ले दो भाई। हाँ। अनूप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सर मेरा घर खराब हो जाएगा। वो बैठा था तो उसको छेड़ दिया यूनिवर्सिटी के लड़कों ने जी। अब वो आया, ऐसे ऐसे हो गया भाई, वो ऐसे मतलब एक तरह से बहुत अपसेट था वो, तो उसने बोला कि भाई ये हो गया तो हम 10-15 लोग, चल भाई कहाँ हुआ देखते हैं। तो हम लोग ना यूनिवर्सिटी पहुँच गए जी, यूनिवर्सिटी पहुँच गए 15 लोग कि भाई चलो भाई कर बताओ कौन है, बताओ कौन है। वो एक तरह से हमें लगा कि ये गलती करी हमने बहुत, पर वो तो देखो उस समय स्टेज थी एकदम से, उसमें हम उसमें कि अच्छा भाई हमें माहौल में बह गए। तो वहाँ थे 100 लोग, सामने हमारे सामने 30, हाँ, और बाकी उनका था कि इनको पकड़ के खूब अच्छे से इनकी धुलाई की जाए। तो हम 15 लोग थे। तो तभी क्या हुआ, 20 लोग और जो हमारे बैच के थे वहाँ पहुँचे। अच्छा। और वहाँ आते ही उन्होंने हमें भगा दिया कि चलो भागो, ये क्या है, ये मतलब उन्होंने हमारे भी मारा कि भाई निकलो यहाँ से, भागो। मतलब उन्होंने सिचुएशन संभाल ली, उन्होंने हमें वहाँ से बचा के निकाल लिया, वरना चोट लग सकती थी। तो इसलिए वो तो चलो अब तो हम इतने वो हो गए कि भाई देखो किसी भी लड़ाई का आंसर लड़ाई नहीं होता है, और बहुत ही मतलब आपको बड़े कैलकुलेटेड स्टेप लेने चाहिए लाइफ में कि भाई ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये शरीर। हाँ, मतलब ये जो शरीर है दुर्लभ, जो बड़े लोग कह गए ना, दुर्लभ मानव शरीरम, हाँ जी, इसको बड़े संजो के रखना पड़ता है भाई, है ना। क्रोध तो एक तरह का नेगेटिव ही चीज़ है,
ठीक है सर। अभी शरीर के बारे में बात आ गई तो सर अभी चलते चलते कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दो ऑडियंस को, अपनी जनता को, अपने भाई यूट्यूब फैमिली को, कि वो हष्ट पुष्ट अपने मतलब कैसे रहें वो। बड़ा देखो, हर शरीर एक अलग शरीर है अनूप भाई, है ना जी। और हर एक को अपने शरीर की आवाज़ सुननी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जीने के ना कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स पहले से बड़े लोग बताते भी हैं और फोर्स भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये छोटे छोटे से हैं। जैसे हमारे बाबा जी बोलते थे, भाई तू जीने के लिए खा ले, खाने के लिए मत जियो। बड़े छोटी सी एक लाइन है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। होता क्या है कि आप सुबह से शुरू करते हो खाना जी, और वो रात जब आप सो रहे होते हो तब तक खाना चल रहा होता है। हाँ। और लेकिन देखा जाए तो हमें इन दो हाथों में जितना आता है, हाँ, उससे ज़्यादा शरीर को नहीं चाहिए। मतलब इस तरीके से, हाँ, मतलब जितना इस तरह से इतना जितना आ जाए, हाँ, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होता है। ये फॉर्मूला है सर एक तरीके से। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है, पर उसको आप कितना बढ़ाते हो कितना घटाते हो वो डिपेंड करता है। मान लीजिए आप पहलवान हो तो आपको चाहिए, हाँ जी। आप कहीं सरहद पे खड़े हैं तो आपको अलग तरह का खाना चाहिए, अलग तरह का चाहिए। तो खाने में जो बैलेंस है जी, और एक्सरसाइज में जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना आपका इनटेक है उतना आउटपुट होना चाहिए। एक ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर हमें पकड़नी चाहिए जो हमें पसीना दे, मतलब वी शुड ब्रेक द स्वेट। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब भी स्वेटिंग होएगी आपके अंदर के हीलिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो बॉडी की हीलिंग को प्रमोट करते हैं। प्लस एक सेल साइकिल है, सेल साइकिल 40 डेज़ का होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपने आज खाई, आपकी कोर तक पहुंचने में उसको 40 दिन लगते हैं। तो ये साइंस है बेसिकली। अगर हमने आज खाई तो 40 दिन बाद आपके बोन्स के अंदर वो जाके पहुंचे, है ना, इस तरह से। तो जो सेल साइकिल है वो एक हीलिंग साइकिल है जी, और हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, और उसकी एनर्जी क्या है, एक तो ऑक्सीजन, हाँ जी, और एक पेट का खाना, मेन तो यही है जी। तो आपको उस खाने में बैलेंस बैठाना, और सांस कैसे, एक्सरसाइज से, और उस खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो वो आपको बैलेंस बैठाना होगा। मतलब हमें खाने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, बिल्कुल। और सुबह जल्दी उठ के मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारी बॉडी में सही बनी रहे, तो अच्छी ऑक्सीजन। हाँ, सुबह जल्दी। भाई मान लीजिए कोई बंदा रात में 2 बजे सोया है तो वो सुबह नहीं उठ पाएगा जी। पर जो सोने का मतलब है कि आपको डार्क पीरियड ऑफ द डे, जब आप सो रहे हो मान लीजिए 2 बजे, तो फिर आप अपना रूम डार्क करके सो, जिससे कि सुबह दिन निकले, मतलब आपको 6 घंटे की नींद मिल जाए जी, और आपको रेस्ट मिल जाए। तो दैट शुड बी डार्क पीरियड, मतलब अंधेरा सा, अंधेरा होना चाहिए। तो भाई आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ दिन हो रही है, अमेरिका में रात हो रहा है जी। तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को वो करना चाहिए। प्लस कहीं मैंने सुना था, और बड़ी अच्छी सी बात थी, कि जितने भी ये तत्व बताए गए हैं ना, हाँ जी, 5 तत्व हैं ना, हाँ जी, क्या क्या है, अर्थ, वाटर, हाँ जी, फायर, ईथर एंड एयर, हाँ जी, ये हमें 5 चीज़ें खानी चाहिए। ओके। तो अर्थ मतलब जो भी हम दाल, रोटी, राजमा, जमीन से जो हुई वो खानी चाहिए जी। एयर मतलब हवा, ऑक्सीजन, हाँ जी। फायर मतलब सनलाइट या फ्रूट्स, जो सीज़न के फ्रूट्स हैं जी। मतलब आजकल हम देखते हैं कि फ्रूट्स ना हर सीज़न, जैसे इस, हाँ, हर सीज़न में हर सारे फ्रूट मिल रहे हैं। इस मौसम में ना तरबूज मिलेगा आपको, हाँ। कोई मतलब समझ में नहीं आता कि तो क्या, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कहाँ से, कहाँ फ्रिज में रख रखे हैं तो ये इस बार हमारे फादर बोलते थे कि जब भी कोई चीज़ खाओ वो 3 चीज़ें होनी चाहिए उसकी, हितभुक, मितभुक एंड ऋतभुक। मतलब आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ऋतु के लिए सीजन का अनुसार हो, हाँ। और क्वांटिटी। तो फायर इज फ्रॉम सनलाइट एंड फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स। वाटर रह गया। वाटर, हमारी बॉडी 60-70% वाटर से बनी है, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आजकल जहाँ मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो वहाँ पे हर नुक्कड़ पे ठेके आपको दिखेंगे, हाँ। लोग हाँ, दारू ज़्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं। और ठेके इतने सुंदर हैं कि वो मिठाई की, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ये, मतलब उन्हें सजा के रखा जाता है, इतना रखा जाता है।
तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि अल्कोहल कॉजेज डिहाइड्रेशन एंड इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल तो पानी की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी। तो सर आपके हिसाब से मतलब एक नॉर्मल इंसान को कितना पानी पीना चाहिए दिन में 24 घंटे में? दिन में 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पानी। 1.5 से 2 लीटर ठीक होता है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटीज़। तो सर जैसे कई रील देखते हैं हम या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि भाई दिन में 8 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पियो, इसका क्या फॉर्मूला है सर, वो समझ में ना? वो एक्टिविटीज़ के हिसाब से है, आपकी बॉडी के स्टेटस के हिसाब से है, आप कितना क्या, या उसमें कोई डेफिशिएंसी है या आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा आपको वाटर की ज़रूरत है, दैट मे बी ट्रू, वो तो उसी सिचुएशनल है। ओके ये हो गया आपका वाटर, बचा क्या? ईथर। हाँ जी, ईथर है फास्टिंग। फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। फास्टिंग जैसे कि व्रत होते हैं, जैसे व्रत, खल, हाँ व्रत भूखा रहना। हम हाँ हिंदुओं में देखो एकादशी होती है, हाँ जी, या मुस्लिम लोग हैं उसमें रोज़े होते हैं जी एकादशी का एक लॉजिक है, मतलब महीने में 2 आती हैं जी, आप महीने में 2 दिन फास्ट करो, चाहे एकादशी मान के करो या वैसे भी करो। तो फास्ट मतलब कुछ नहीं खाना, हाँ रेस्ट देना है, जो अंदर की ये मशीनरी है हमारी, मशीनरी को ये ना हो कि जो खाया वो तो पचा नहीं, ऊपर से और ऊपर से और डाल दिया, तो उसे रेस्ट देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फास्ट मीन्स फास्ट में उसमें आप पहले से ही रख दो, अच्छा आज मैंने 1 अमरूद खाना है बस, हाँ बस, या मैंने आज पानी पीना है, ठीक है। तो मतलब हमें रेस्ट देना जरूरी है अपने शरीर को, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आजकल वो नोबेल प्राइज मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग को। यदि आप 14 से 16 घंटे आपको जो खाए उसको रेस्ट देते हो जी, तो बॉडी को समय तो मिलता है, समय सेल्फ हीलिंग का, कि भाई कुछ तो समझ ले, जो अगला मतलब एंजाइम्स इतने कंफ्यूज ना हो जाए ना कि जो खाए वो पचाएं कैसे उसको भाई। बिल्कुल। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना ध्यान, आपका अपना ध्यान आप ही के हाथ में है और वो आप रखिए प्लीज़। तो काफ़ी देर तक बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहे हैं, तो चलने का टाइम आ गया, तो सर को निकलना भी है। तो सर जिसे भी आप तक बातचीत करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्लीज़ बता दीजिए, किस नाम था? अच्छा, Dr. जी, Dr.Alok.ji, हाँ। और तुम्हारे भाई की है फरीदाबाद रॉकर्स के नाम था, अनूप चहल तुम्हारे भाई की, तो दोनों को भाई फॉलो कर लेना। इसी के साथ चलते हैं, जय श्री राम।